नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं ईवीएम वर्सेस 384 का फंडा। दरअसल ईवीएम मशीन एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा भूत है जो सुलझा नहीं सुलझ रहा है और जो किसी के काबू में नहीं आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इसमें घोटाला है और चुनाव आयोग कहता है कि इसमें कोई घोटाला नहीं है। आप खुद मतदाताओं से बेवफा हैं और आरोप लगाते हैं ईवीएम पर और आयोग पर। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय चुनाव में ये पिछले 2 चुनाव की हम बात करें तो 2014 के बाद से ये एक तरह की बात सामने आ रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। 2018 में ये मुद्दा और तेज़ी से गूंजा और जब जब बीजेपी चुनाव जीतती है तो इस मुद्दे को और हवा मिलती है, या कहते हैं कि इस मुद्दे से और आग लगती है भारतीय लोकतंत्र में। मामला 2024 का है और इसमें जो कुछ दिख रहा है देश में कि 370 के बाद किस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण किया, किस तरह से सीए लेकर आई, किस तरह से एनआरसी की बात उसने की और उसके चलते कई कांग्रेस के नेता, लगभग 1 दर्जन से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री, अनेक पूर्व मंत्री और कई पूर्व सांसद और वर्तमान के विधायक भी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर जबरदस्त भगदड़ है। अब इसमें कोई ईवीएम का रोल नहीं है, कांग्रेस को लोग छोड़ कर जा रहे हैं। इसके पीछे चिंतन भी करने की ज़रूरत है। जो कुछ ईवीएम है वो तो विलन ही है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई है। आज हम इसलिए इस पर बात करेंगे कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर एक संसदीय सीट से 384 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं तो फिर ईवीएम मुश्किल में पड़ेगी और उसके लिए फिर मतपत्र की तरफ जाना पड़ेगा, यानी बैलेट पेपर की तरफ। ये एक बात हो सकती है, लेकिन क्या 384 जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनकी जमानत राशि जमा करने का इंतजाम कौन करेगा? क्योंकि 384 बड़ा फिगर है और ये फिगर लाखों में जाएगा, हो सकता है कि करोड़ के ऊपर भी हो। इसके लिए किसी अकाउंटेंट से हम गुणा भाग कराएंगे, क्योंकि पत्रकारों का दरअसल गुणा भाग थोड़ा सा कमज़ोर होता है। हम इस पर इसकी भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस चुनाव में 384 प्रत्याशी खड़ा करने के बाद भी बीजेपी की विजय लाखों वोट से होंगी तो फिर क्या रास्ता बचेगा? अभी अगर 384 उम्मीदवार खड़े नहीं होते हैं तो एक आरोप है जो ईवीएम पर बनता है, लेकिन ईवीएम के बजाय मतपत्र से चुनाव होते हैं, उसके बाद भी भाजपा कई लाख वोट से जीतती है, तो फिर किस तरह की बात जनता में होगी? क्या मुंह लेकर जनता के बीच में जाएंगे? ये सवाल भी भाजपा की तरफ से आ सकता है। लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि ईवीएम के बजाय मतपत्र पर चुनाव हो और इसी कोशिश के चलते मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब की बातों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और युवा तुर्क कहे जाने वाले गौरव चतुर्वेदी स्काइप पर हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रघुवर दयाल गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपके साथ कि ये जो सारा मामला है, इसमें कोई शक नहीं कि लंबे समय से ईवीएम को लेकर बातें बहुत हो रही हैं। अब ये एक बीच का रास्ता निकाला है कि 384 प्रत्याशी खड़े कर दिए जाएं। ईवीएम मशीन से बटन दबाकर मतदान करना मुश्किल है, क्योंकि प्रत्याशियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उस मशीन में इतने नाम आ ही नहीं सकते। इसके बाद भी अगर ये सवाल काल्पनिक है, इसके बाद भी अगर बीजेपी भारी बहुमत से जीतती है या कांग्रेस हारती है तो फिर हम इसे किस तरफ ले जाएंगे? आपकी राय। नहीं, देखिए, अगर वर्तमान चुनाव की परिस्थिति में राघवेंद्र की बात करें तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस पर नैतिक तौर पर हमला कर रही, कमजोर करने का प्रयास कर रही है, भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह जी का बयान भी कुछ इसी तर्ज पर मुझे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ईवीएम को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों के बाद सरकार या चुनाव आयोग बहुत ज्यादा इस परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं कर पाया है कि क्या वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है या हो सकती है।
देखिए मशीन है, मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन किस लेवल पर हुई है या कहाँ हो रही है, इसकी जानकारी बहुत सामान्य तौर पर लग नहीं सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल का जो बयान है वो नैतिक बल बढ़ाने का खुद का और विपक्ष का और सरकारी मशीनरी जो पूरे चुनाव में लगती है उसके ऊपर एक नियंत्रण करने के लिए उनका एक बयान मान सकते हैं। रही बात बैलेट पर चुनाव होने के बाद अगर लाखों वोटों से फिर भाजपा जीतती है तो स्वाभाविक बात है कि आम जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक जो रुझान है, जो उनका समर्थन दिया गया है, तो वो साबित हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है राघवेंद्र जी कि अगर कल 385 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ जाते हैं तो क्या जिला निर्वाचन अधिकारी को वो चुनाव संपन्न करा पाने में आसानी हो? क्योंकि कम से कम एक दो कमरे लगेंगे जहां पर उनको सारी व्यवस्थाएं करना पड़ेगी, क्योंकि हर प्रत्याशी का बूथ एजेंट वहां पर बैठेगा, हर प्रत्याशी के जो सिस्टम है उन सिस्टम को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो कि वहां पर वो बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं करना पड़ेगी। जहां आज एक कमरे में बूथ बन जाता है वहां पर पूरे स्कूल में एक बूथ बनाना पड़ेगा और सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी, सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगी। दूसरा, उसको काउंटिंग करने के दौरान जो समस्याएं आएंगी वो एक अलग समस्याएं होंगी। तो राजनीतिक दलों को इस तरीके के बयान प्रावधान है, इस बात से इनकार नहीं करते कि चुनाव आयोग ने इस तरीके का प्रावधान कर रखा, लेकिन ये प्रावधान उसकी सत्यता जांचने का पैमाना नहीं हो सकता है। उसकी सत्यता के लिए कोर्ट जाना चाहिए और बाकी से सारी बातें करना चाहिए। लेकिन इससे जो समस्याएं खड़ी होंगी उस समस्याओं की तरफ भी राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए कि अगर इतने प्रत्याशी मैदान में आ गए तो उस व्यवस्था को करने में पूरे प्रशासन को परेशानी खड़ी हो जाए। बिल्कुल, इस मुद्दे पर बात को आगे बढ़ाने के पहले हम सुन लेते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, भूपेश बघेल क्या कहते हैं और चुनाव आयोग इसमें क्या कहता है। पहले सुनते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। तो उसके लिए एक ही तरीका है, उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाएगा। 400 तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मनोज ने पूछा तो 400 लोग खड़े करेंगे, आपने से कई लोगों ने पूछा तो साथ क्या होगा, तो उनको भी हम लोग जो आज की वस्तु स्थिति है वो हमने उनको क्लियर किया कि आज की तारीख में जो आयोग के वर्तमान निर्देश है उसके हिसाब से है कि 384 कैंडिडेट तक मशीन से होगा। 384 के बाद क्या होगा ये कहीं लिखा हुआ है, लेकिन आज की तारीख में 1 से ईवीएम की जो क्षमता है वो अंके। तो उन्होंने भी कहा कि मतलब ये स्थिति तब आएगी जब एक बार क्लियर हो कि कितने लोग चुनाव में खड़े हुए हैं। ये एक काल्पनिक सा एक वक्तव्य है आज की तारीख में। देखते हैं प्रथम फेज के जो अपने पास जो जानकारी है, फर्स्ट फेज की विड्रॉल वगैरह सारे कुछ हो गए हैं। तो हमने सुना, गौरव जी भी ये कह रहे थे कि ये दिक्कत वाला काम तो है, लेकिन मेरा गौरव जी से सवाल रहेगा, अगले दौर की बातचीत में जरूर इसका उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। इस तरह की कोशिशें क्या लोकतंत्र के साथ अच्छी होंगी? आपको ईवीएम से डर है तो गौरव जी आपने भी कहा कि इस मुद्दे पर कोर्ट जाना चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। सबसे पहले इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम इसको हैक करके दिखा सकते हैं। चुनाव आयोग ने वो मशीनें रख दी थी और कहा था कि जो भी विशेषज्ञ आके चाहे तो इसको एक तरह से हैक कर सकता, लेकिन उस समय कोई नहीं आया। सवाल है कि आशंकाएं प्रकट करना अलग बात है। जी गौरव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये कहा जी, आयोग का उस समय कहना था कि आप मशीन को बिना खोले हैक करके बताएं, जो संभव नहीं था। फिर और इस कारण से आम आदमी पार्टी या जो राजनीतिक दल वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गए थे वो पीछे हट गए। देखिए, आप छूकर तो आप किसी को भी हैक कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी है ना कि साहब मशीनें रखी हुई हैं स्ट्रांग रूम में और वो हैक हो जाएंगी, तब तो कोई छूने वाला नहीं आया। अगर आप सिस्टम पर सवाल करते हैं तो फिर कुछ बचेगा नहीं इसके बाद। 384 के बाद भी हार गया। तब एक पुरानी कहावत है, गौरव जी आप भी जानते होंगे और रघुवर जी भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि शहर के साथ कस्बों से उनका वास्ता है, गांव से देहात से, कि अखाड़े में कई बार पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं तो पीठ अगर लग जाती, चित होने पर लोग कहते हैं कि हार गए। लेकिन कुछ ऐसे पहलवान भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब, जब तक आप हमको ची नहीं बुलवाओगे तब तक हारे नहीं माने जाएंगे। तो ईवीएम के मामले में, मतगणना के मामले में और अब 384 के मामले में भी अगर हार जाएंगे 384 प्रत्याशी खड़े करके, तो फिर हम ची बोलेंगे, तब आप हमको हारा हुआ माने। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर चुनाव आयोग भी जवाब दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी लोग चले गए थे कि इससे मतदान ना कराया जाए, उन्होंने भी इसको खारिज कर दिया है। तो अब कह रहे हैं कि हमको छूने दिया जाए, तो छूने पर तो कोई भी हैक कर सकता है। तो ये सवाल मुझे लगता है कि आगे भविष्य तय करेगा। 384 प्रत्याशी कितने खड़े हो सकते हैं, आयोग इस पर रास्ता निकालेगा। लेकिन रघुवर जी, सवाल है कि क्या ये लोकतंत्र के साथ मजाक की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं? राजनीति में नैतिकता की बातें अब हमें लगता है कि वैसी है जैसे शोरूम में रखी हुई कोई चीज़ कि जिसको आप देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। राजनीति और नैतिकता दोनों बहुत कंट्रास्ट चीज़ें हैं। ये जरूर है कि बीजेपी और कांग्रेस जब भी मौका लगता है एक दूसरे के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ते हैं। तो एक तरह का ये साइकोलॉजिकल वार है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने कोर इशू पर काम किया 10 साल में और उस पर वो काम कर रही है। 370 की बात की थी उन्होंने, राम मंदिर की बात की थी उन्होंने, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस चुनाव के बाद आने की लगभग काफ़ी बातें हो चुकी है। तो इसके बाद चुनाव अगर वो जीतती है तो फिर ईवीएम का इसमें मामला मुझे लगता है कि कम है। आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था जब ये वो घोषणा कर रहे थे तारीखों की कि भाई आप बेवफा हैं और आरोप लगाते हैं कि खता ईवीएम की है, तो खुद जनता से वफा करिए और फिर आप चुनाव जीत सकते हैं। ये उनका संकेत था। आपकी राय, 384 का फंडा ईवीएम के मामले में कितना कारगर साबित होगा? रघुवर जी। देखिए, मैं राजगढ़ में भी काफी समय तक पत्रकारिता करता रहा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजगढ़ क्षेत्र में, पूरे संसदीय क्षेत्र में दिग्विजय सिंह जी या लक्ष्मण सिंह जी या और दूसरे लोगों का, कांग्रेस से जुड़े लोगों का कोई प्रभाव नहीं रहा है। निश्चित रूप से प्रभाव रहा है। और वर्तमान समय में यदि हम देखें तो वहाँ रोडमल नागर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास किया है और फिर से टिकट दिया है। एक मजेदार बात मैं आपको ये बताऊं कि एक दौर में नारायण सिंह आमला वे कांग्रेस के वहां पर अंतिम सांसद हुए हैं और वो नारायण सिंह आमला वे जो हैं वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे। लेकिन दूसरी बार जब वो चुनाव लड़े तो रोडमल नागर जी ने उन्हें लगभग 2.25 लाख से भी अधिक वोटों से पराजित किया था। उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया तो फिर रोडमल नागर जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और कांग्रेस की तरफ से मोना सुस्तानी जी को टिकट दिया गया। और मजे की बात यह है कि मोना सुस्तानी इन्हीं रोडमल नागर जी से लगभग 4 लाख से भी अधिक वोटों से पराजित हुई, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। और प्रताप मंडलोई वहां के बड़े धाकड़ विधायक रहे हैं, वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर दिग्विजय सिंह का भी 2 बार का जो है कार्यकाल निकला है, 1993 से 2003 तक का। और नर्मदा परिक्रमा से वो पूरे प्रदेश और देश में एक उनका अपना अलग नाम रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे और संगठन और सत्ता दोनों का उनको बहुत ही अधिक अनुभव है। अपन थोड़ा सा रघुवर जी अलग जा रहे हैं। ईवीएम और 384 प्रत्याशी जी, मैं उसी मुद्दे पे आ गया हूँ जी जी कि उन्होंने इस बार जो है फिर से पदयात्रा करके
और एक प्रमुख हथियार तो बनाया ये आम मतदाताओं से मिलने के लिए। जी। और साथ ही ईवीएम पर भी जो उन्होंने एक तरीके से कहें कि अटैक जो किया है कि हम 400 प्रत्याशी जो हैं वो खड़े कर देंगे तो ईवीएम खत्म हो जाएगी और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इससे भी वो पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भी बात करी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की भी। तो सत्ताएं जिनकी होती हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का निश्चित रूप से अपने अपने स्तर पर उपयोग दुरुपयोग सब कुछ करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी मैं बड़े ध्यान से गौरव चतुर्वेदी जी को भी सुन रहा था। यही भारतीय जनता पार्टी जो ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहती है, उसने भी कभी कहा था कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में जब ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है तो हमारे देश में ही क्यों किया जा रहा है? जब प्रमुख राजनीतिक दल सभी ये कह रहे हैं कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये संदेह के घेरे में है, तो आखिर ऐसा क्या लालच है, क्या बात है कि सत्तारूढ़ दल जो है वो ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहता है? तो ये दूध का दूध और का पानी। ये तो एक बात हुई कि ऐसी क्या वजह है, लेकिन हम इस सिस्टम का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार हार रहा है। तो बजाय, जैसे मैंने चर्चा के बीच में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि बेवफा तो आप हैं और खता ईवीएम की बता रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव आप राज्यों में जीत जाते हैं, आम आदमी पार्टी 2 बार दिल्ली में चुनाव जीती भारी बहुमत से, वो नगर निगम चुनाव जीती, फिर तमिलनाडु में जीते, कर्नाटक में कांग्रेस जीती, हिमाचल में कांग्रेस जीती, नीतीश कुमार जब वहाँ जीतते हैं बिहार में, फिर बीजू पटनायक दल के नवीन पटनायक जब उड़ीसा में लगातार जीतते हैं विधानसभा के चुनाव, अगर ममता बनर्जी बंगाल में जीतती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती, तब मतलब ये ऐसा घालमेल है रघुवर जी कि हम हारे तो ईवीएम दोषी है और अगर जीत गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है कि आखिर आयोग आपको कह रहा है कि आप हैक करके दिखाओ, इलेक्शन वो चुनाव अदालतें खारिज कर रही हैं, लेकिन हमारा टेस्ट अड़ा हुआ कि साहब या तो ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए या फिर 384 खड़े करेंगे। सवाल यही है राठी जी कि ये जो मामला है इसमें विपक्ष की जो भूमिका है वो जिद पर अड़ रहे हैं बजाय काम करने के। पूरे देश में विपक्ष में भगदड़ मची हुई है। इस समय आज़ादी के बाद मुझे लगता है कि दूसरा मौका होगा जब प्रतिपक्ष की इतनी खराब हालत है। कांग्रेस के 12 पूर्व मुख्यमंत्री, वो किसी पंचायत के ग्राम पंचायत के पंच नहीं है, 12 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ गए, लगातार कांग्रेस से लोग छोड़ते जा रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर 80% सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस को बीजेपी ने विलन बना दिया है। कांग्रेस उस तरफ कोई काम नहीं कर रही है। ईवीएम को लेकर अगर आप लट चलाएंगे तो हो सकता है कि ईवीएम से चुनाव आने वाले चुनाव में ना भी हो, लेकिन अपनी भूमिका को भी मुझे लगता है कि दुरुस्त करने की जरूरत है। इस पर भी बात होनी चाहिए, आपकी राय? नहीं, देखिए जैसा आपने बताया तो ईवीएम को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी प्रकरण चल रहे हैं और मात्र ईवीएम को लेके नहीं चल रहा है। ईवीएम के साथ में कई ऐसी गड़बड़ियां पिछले लोकसभा 2019 के चुनाव में गिनतियों को लेके भी हुई है कि जो वो इनकी वेबसाइट पे, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे था कि अगर 100 वोट डले और पता चला कि टोटल जब वोट काउंटिंग हुई तो 125 निकले या 80 निकले, ऐसी भी गड़बड़ियां पकड़ में आई थी। तो इन सब को लेके दिल्ली में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और इन सब को लेके केस अभी पेंडिंग है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब आप जो बात कर रहे हैं तो ईवीएम एक मशीनरी है। जब ये लेके आई थी तो कांग्रेस लाई थी, जब बीजेपी विरोध करती थी। अब बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विरोध कर रही, तो मुझे लगता है विपक्ष का विरोध करने का एक सिस्टम है, परिपाटी है, तो वो करती है। लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हुई है, जो पहले कांग्रेस लाई थी उस ईवीएम में और आज भी अंतर है। अब चुनाव आयोग को भी बड़ा स्पष्ट लेकिन राठी जी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, फिर तमिलनाडु के चुनाव में जीत को कांग्रेस को स्वीकार नहीं करना चाहिए? मीठा मीठा गप हो रहा है और कड़वा कड़वा थू हो रहा है। या तो फिर आप कहिए कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे, फिर जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन अलायंस जो है, वो क्यों इसका बायकॉट नहीं कर रहा है? आप पंजाब में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, बंगाल में, इसमें आप बिहार में, सब जगह राजी हैं। तो फिर आपके पास डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि 2 स्टैंडर्ड है, जीते तो कोई बात नहीं और हार गए तो फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसीलिए शक के दायरे में प्रतिपक्ष आता है। आपकी बात सही है, लेकिन ईवीएम में अभी भी स्पष्टता ये नहीं है कि ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं भी ना जुडिशरी में अपन क्या पा रहा है कोई व्यक्ति। मुझे तो लगता है कि हारे तो गड़बड़ी हो सकती है,
जीते तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है। राज्यों के चुनाव में तो ये लगता है। गौरव जी से पूछूंगा। वो तो जो जीता वो सिकंदर तो कहलाएगा ही सब, उसमें गौरव तो बात है ही है। गौरव जी, सवाल है कि जीते तो ईवीएम ठीक है और हारे तो गड़बड़ है, इस पर क्या कहना है? नहीं राघवेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार समय काल परिस्थिति के हिसाब से भी चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है या हो सकता है। ये सत्ता का तो कोई जवाब कभी नहीं होगा जी। जब 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 बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे तब भी प्रशासन गड़बड़ी करता था। आज ईवीएम पर चुनाव हो रहा है तब भी प्रशासन गड़बड़ी करता है। कई बार आरोप लगते हैं, कई बार प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर सामने आते हैं। जैसे इस बार की हम बात करें, अगर ईवीएम मशीन, किसी मशीन का जो बैटरी का लेवल था वो 35 आ रहा था, किसी का लेवल 97 आ रहा था, तो अगर गड़बड़ी ना होती तो शायद ये डिफरेंस नहीं आता, इतना डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि मशीनें एक जैसे एक बराबर यूज हुई थी। दूसरी बात, वोटों की जो संख्या का गड़बड़ हुआ था कई स्थानों पर, जिसको लेकर के लोग कोर्ट भी गए, हालांकि उनके परिणाम अभी सामने नहीं आए जी। ये भी एक गड़बड़ी का एक उदाहरण है। तो कोई भी चीज की पॉसिबिलिटीज दोनों लेकर चलना पड़ेगी। क्योंकि हम एक व्यवस्था में विश्वास करते हुए आए हैं, इसलिए हम उस विश्वास को खंडित करना नहीं चाहते जनता के सामने कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। और ये इसलिए भी बोल रहा हूँ कि चूंकि हम ईवीएम के बारे में बहुत टेक्निकल तौर पर उतने परिचित नहीं है कि हम ईवीएम के ऊपर कोई उंगली उठा सकते। बिल्कुल, राजनीतिक दल अपनी हार जीत को लेकर के उंगली उठा सकते हैं, लेकिन आपके पास और हमारे पास बिल्कुल कोई ऐसा आधार नहीं कि हम ईवीएम में गड़बड़ी। हम तो दो आधारों पर बात कर रहे हैं। एक आधार तो ये कि मैंने ऐसे लगभग 10 राज्य बता दिए जहां बीजेपी हार गई इसी ईवीएम से। वहां कोई सवाल आया क्या प्रतिपक्ष की तरफ से? एक बात। दूसरी बात यह कि लोकतंत्र में अगर हम 400 प्रत्याशी खड़े करेंगे तो हम लोकतंत्र को किस मजाक की तरफ ले जा रहे हैं? क्या यह व्यवहारिक है? एक नैतिकता की बात सियासत में अब मुझे लगता है कि जीरो पर आ गई है। नैतिकता में अटल बिहारी वाजपेयी या पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने खत्म हो गए। अब नैतिकता में तो ये कि किस तरह से सांसद खरीदे बिकते हैं, ये पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र हुआ है और लोगों ने इसका प्रदर्शन किया है। तो सवाल ये है कि क्या 300-400 प्रत्याशी लोकतंत्र के साथ मजाक होगा? क्या हम जीतते हैं बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ सब ठीक और लोकसभा में गड़बड़? ये सवाल जरूर जनता के मन में आ रहा होगा, क्योंकि हम भी इस पर बात कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, इस बयान की जो एक सबसे बड़ी विडंबना कहूं इस पूरे चुनाव को लेकर, और ये जो बयान आपने सुनाए थे दिग्विजय सिंह के, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है उस प्रक्रिया का पालन करके, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं ऐसे प्रयासों में लगा हूं कि 400 प्रत्याशी खड़े हो जाए। बिल्कुल, इट मीन्स कि वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और चुनाव अगर प्रभावित किया जाता है तो वो जनता के साथ छल होता है एक प्रकार से। वो चाहे सत्ता पक्ष मशीनों में गड़बड़ी करवा कर चुनाव जीत रही हो या विपक्ष का कोई नेता चुनाव को इस तरीके से माहौल उड़ाने के लिए 400 प्रत्याशी मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं। नैतिकता की बात है। अपने यहाँ तो कहा जाता है कि मन, वचन, कर्म से पाप होते हैं। अगर आपने मन में सोच भी लिया, ये भी एक पाप है लोकतंत्र के साथ। रघुवर जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, समय खत्म हो चला है। बहुत छोटी सी टिप्पणी, चुनाव जीते तो कोई दिक्कत नहीं और चुनाव हारे तो फिर ईवीएम का दोष है। ये सवाल, इसका उत्तर आप जरूर दें बातचीत में, 2-4 वाक्यों में, समय कम बचा है। देखिए, आपने खुद ही कहा कि अब पूरा सिनेरियो बदल चुका है। राजनीति में जो पहले नैतिकता थी वो अब नहीं बची है। इसलिए मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस कहूंगा, अंग्रेजी का बड़ा अच्छा सेंटेंस है वो, ऑल फेयर लव एंड वार एंड पॉलिटिक्स। तो प्रेम, युद्ध और राजनीति में अब सब जायज हो गया है। जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा और जो पराजित होगा वो आरोप प्रत्यारोप लगाएगा और चीखेगा, चिल्लाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको हिंदी में आसानी से कहें, तो मीठा मीठा गप हो जाएगा और कड़वा कड़वा थू हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलिए राठी जी, मीठा मीठा गप। एक चीज और लग रहा है कि जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 400 सीट और 370, ये 2 चीजों के आंकड़े जो चलाए हैं, और एक पॉपुलर नारा या पॉपुलर चर्चा बन रही है, तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी काफ़ी पॉलिटिकली बहुत शार्प हैं। तो उनने शायद उसका कोई तोड़ या उस बात का उसका मतलब कुछ और करने के लिए भी ये बात बोली हो, ये भी हो सकती है। जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो राजगढ़ के चुनाव से दिख जाएगा कि 400 लोग खड़े होंगे कि नहीं। सवाल ये है कि क्या
जनता जिन मुद्दों पर वोट करती है वो ये कि किसी भी पार्टी का जो वचन पत्र होता है, संकल्प पत्र होता है, उसमें उसके कोर इशू पर कितना काम हुआ है। बीजेपी अपने 10 साल के कार्यकाल पर बात कर रही है कि हमने 370 हटा दी, हमने 3 तलाक खत्म कर दिया, हम सीए लेकर आ रहे हैं, हम एनआरसी पर काम कर रहे हैं, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने इस पर कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए। इसी पर तो बीजेपी का जन्म हुआ था और बीजेपी इसी पर तो बात करती थी। बीजेपी जब इन इश्यू को लेकर जनता के बीच में जाएगी और उसके पहले का जो माहौल है उसमें स्थिति ये कि प्रतिपक्ष बहुत बुरी तरह से कमजोर है। गौरव जी, हालांकि समय कम है, लेकिन हमने पिछली बातचीतों में कहा था कि कांग्रेस 2029 पर देख रही है, वो 2024 के इलेक्शन पर काम नहीं कर रही है। इसलिए राहुल बाबा जो हैं वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे थे, उनको मालूम है कि 24 के नतीजे क्या हैं। तो कई बार हारी हुई बाजी के बीच में इस तरह की बातें होती हैं। हम अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, कई चीज़ें होंगी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो 384 प्रत्याशियों का मामला है, ईवीएम वर्सेस 384 प्रत्याशी। लोकतंत्र के साथ मजाक होगा या ईवीएम को रोकने की कोशिश होगी या इससे नतीजे बदल सकते हैं, कांग्रेस जीत सकती, बीजेपी हार सकती, ये सब चुनाव के समय नतीजे आएंगे तब तय होगा। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। रघुवर जी, आपका भी साधुवाद, और राठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए। तो कुल मिलाकर ईवीएम से बचने के फंडे में 384 का आंकड़ा है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 400 प्रत्याशी खड़े करने की मैं कोशिश कर रहा हूं राजगढ़ से। देखते हैं स्थिति क्या बनती। अभी तो ईवीएम चर्चाओं में है और कांग्रेस की कोशिश है। बाखबर में सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।